ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्लास मैनेजमेंट स्टाइल जो होता है, या जो जिसको सबसे बेस्ट क्लास मैनेजमेंट स्टाइल होता है, वो बोला जाता है आपका अथॉरिटेटिव। ठीक है, तो अथॉरिटेटिव की स्पेलिंग को ठीक कर लीजिएगा। प्योरिटेटिव, ठीक है, यानी कि हिंदी में बोला जाता है परिमाणिक शैली या आधिकारिक शैली। ठीक है, अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ क्लास मैनेजमेंट। ठीक, देखिए बच्चे, पूरा सेम नहीं है, कुछ टॉपिक्स वहां अलग है, कुछ टॉपिक्स यहाँ अलग है। ठीक है, बाकी पढ़ाने की विधि तो टीचर की लगभग लगभग सेम ही होती है। ठीक, इन दिस स्टाइल टीचर हैव हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम चिल्ड्रन, मतलब इस स्टाइल में या इस मैनेजमेंट तरीके में टीचर की बच्चे को मैनेज करने की या क्लास में बच्चों से हाई हाई एक्सपेक्टेशन होती है। हाई एक्सपेक्टेशन से मतलब होता है प्यारे बच्चों कि टीचर चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा परफॉर्म करे या उसका बच्चा अच्छा स्कोर करे। ठीक है, तो वो चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा स्कोर करे या अच्छा परफॉर्म करे, तो उसके लिए क्या होगा, टीचर अच्छे से पढ़ाएगा, टीचर स्टूडेंट्स को अच्छे से इन्वॉल्व करेगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। सो इसीलिए इस स्टाइल में, इस क्लास मैनेजमेंट, इस क्लास में आप देखेंगे कि बच्चा यूजुअली टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करता रहता है। सेकंड पॉइंट है, वो चाहता है कि बच्चा अच्छा परफॉर्म करे, तो वो बच्चे को क्या करता है, बच्चे को मोटिवेट करता है, बच्चे को प्रेज करता है। प्रेज का मतलब होता है उसकी तारीफ करता है। ठीक है, क्या करता है, उसकी तारीफ करता है। टीचर ह्यूजली एनकरेज इंटरेक्शंस, इंक्रीज द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि टीचर क्या करता है, बार बार इंटरेक्शंस करता है बच्चों के साथ, ताकि बच्चों का क्लास में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो। टीचर होल्ड स्वीट गुड रिलेशन विद स्टूडेंट, टीचर इज ओपन एंड फ्रेंडली विद स्टूडेंट। टीचर बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशन रखता है, गुड फ्रेंडली रिलेशन रखता है, ताकि, और लेकिन अपनी लिमिट भी सेट करके रखता है, ताकि बच्चे टीचर का फायदा ना उठा सके। ठीक है, इस स्टाइल में, किसमें, अथॉरिटेटिव स्टाइल में। और वो इतना अच्छा पढ़ाता है, स्टूडेंट और उसके साथ एक अच्छा रिलेशन है, क्लास में प्रॉपर एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, क्लास में बच्चे खुद ब खुद डिसिप्लिन में रह रहे हैं। ठीक है, यहां पर इस क्लास में जो डिसिप्लिन है वो थोपा हुआ नहीं है, ना वो डिसिप्लिन जबरदस्ती का डिसिप्लिन है। इस क्लास में जो डिसिप्लिन है उसमें बच्चे खुद ब खुद डिसिप्लिन में रह रहे हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज द बेस्ट क्लास मैनेजमेंट स्टाइल। कौन सा, अथॉरिटेटिव। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास अथॉरिटेरियन, जिसको हिंदी में बोला जाता है सत्तावादी शैली। इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये क्लास में थोड़ा सत्ताधारी टीचर है। ठीक है प्यारे बच्चों, इन दिस स्टाइल, इस स्टाइल में टीचर की कुछ उपेक्षा है या बिल्कुल उपेक्षा नहीं है कि बच्चा अच्छा पढ़े। ठीक है, सो इन दिस स्टाइल सम एक्सपेक्टेशन, ठीक है, सम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम टीचर, दैट्स व्हाई टीचर इनकरेज लेस इंटरेक्शन, इसीलिए टीचर क्लास में कम इंटरेक्शन करता है, या इसीलिए टीचर क्लास में कम बातचीत करता है बच्चों के साथ। सेकंड पॉइंट, टीचर इन्फोर्स डिसिप्लिन इन दिस क्लास एंड हिज रूल आर कॉपी एंड इन्फोर्स्ड। इसका मतलब ये होता है बच्चों, इसके जो रूल होते हैं या जो भी टीचर रूल बनाता है वो पुराने रूल होते हैं और जबरदस्ती बच्चों के ऊपर थोपे गए होते हैं, ताकि बच्चे क्लास में डिसिप्लिन में रह सके। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इन दिस स्टाइल टीचर always teach by lecture method because he believes that students need only listen to his lecture to gain the necessary। उसका ये मानना है कि बच्चों को सिर्फ सुनना चाहिए। ठीक है, बच्चों को सिर्फ सुनना चाहिए, ना कि टीचर के साथ वाद विवाद में फंसना चाहिए। ठीक है, बच्चों का काम है सुनने का, टीचर का काम है सुनाने का इन द सेंस बोलने का। ठीक है, पिछला पॉइंट ये है कि बच्चों, इसमें जो बच्चे डिसिप्लिन में रहेंगे ना, वो टीचर के डर से रहेंगे। ठीक है, अपने आप से उनको डिसिप्लिन में रहने का मतलब नहीं बनता, बस टीचर ने सजा दे रखी है या टीचर के रूल बड़े सख्त है, इसलिए उस रूल्स के डर में बच्चा डिसिप्लिन में रहता है, खुद से डिसिप्लिन में नहीं रहता। ठीक है, इन दिस स्टाइल टीचर हैव हाई कंट्रोल। अब टीचर की इतनी सत्ता है, टीचर का डर है, तो क्या होगा, हाई कंट्रोल रहेगा क्लास के अंदर। क्या रहेगा, हाई कंट्रोल रहेगा। बट टीचर इज नॉट एबल टू इन्वॉल्व द स्टूडेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचर पनिश द स्टूडेंट, और टीचर क्या करता है, इसमें बच्चों को दंड भी देता है। ठीक है, तो देखिए अथॉरिटेटिव और अथॉरिटेरियन दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, और दोनों दंड होगा, इसमें दंड होगा, उसमें दंड नहीं होगा। अब आप कहोगे कि सर एनसीएफ और आरटीए तो कहता है दंड देना ही नहीं है ना, लेकिन ये स्टाइल है, ये पुराना स्टाइल है कि किस तरीके से टीचर अपनी क्लास को मैनेज करते थे, 90s का स्टाइल है। ठीक है, अब बहुत कम टीचर इसको फॉलो करते हैं। थर्ड स्टाइल, थर्ड स्टाइल क्या है, बिल्कुल टीचर ओरिएंटेड मेथड हो सकता है रेनू यादव, इंडल्जेंट स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि उदार शैली। अब इस उदार शब्द से ही आप समझ गए होंगे कि किस तरीके का टीचर होगा। देखिए, यहां पर टीचर चाहता तो है कि बच्चा अच्छा परफॉर्म करे,
in this style teacher has high expectation. Teacher has high expectation from the student. टीचर चाहता तो है बच्चे अच्छा पढ़ें, अच्छा अचीव करें, लेकिन वो कर नहीं पाता. ठीक है. In this style teacher have high expectation from her student in terms of both academic achievement and social personal behavior. ठीक है. But teacher takes time to control make discipline in the class. But टीचर को समय लग रहा है अपनी क्लास को कंट्रोल करने में, ठीक है, और क्लास को मैनेज करने में. ठीक. The teacher is unable to involve their student in teaching learning process. वो चाहता तो है बच्चे स्टूडेंट टीचर लर्निंग प्रोसेस में शामिल हो, बच्चे भी इंटरेक्शन करें, बट कर नहीं पाता. कुछ ना कुछ तो कमी होगी. लैक इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल नहीं रहता इस क्लास में. ठीक है. चिल्ड्रन स्टडी अंडर दिस स्टाइल हैव लो एस्टीम. इस तरीके के स्टाइल में जो टीचर पढ़ाते हैं उनके बच्चों में आत्मसम्मान या सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी पाई जाती है, क्योंकि उनको टीचर पर ही भरोसा नहीं होता. ठीक है. चलिए, फोर्थ स्टाइल है प्रिमिसिव, यानी कि उन्मुक्त शैली. इज द राइट टू कीप एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट बिकॉज एक्सपेक्टेशन पुट इन द नेगेटिव वे पुश अ चाइल्ड फोर्सफुली फोकस. अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, ये वो वाली एक्सपेक्टेशन नहीं है कि डंडा बिल्कुल टीचर्स ने डंडे मार मार के सबको अच्छा पढ़ाना है, ऐसा नहीं. मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे अच्छा पढ़े, ये मेरी चाहत है, तभी मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूं, उनको पढ़ा रहा हूं. तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, आप ही बताइए. ठीक है. आप बताइए, वो पढ़े या ना पढ़े, मेरी सोच ये है कि मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे अच्छा करेंगे. मेरे बच्चे, जब तक मैं ये चाहूंगा नहीं कि मेरे बच्चा एक अच्छा अचीवमेंट करे, वो कर लेंगे. किसी भी चीज को करने के लिए सबसे पहले होती है चाहत. ठीक है. अगर मैं ये सोचूंगा कि मेरे बच्चे अच्छा अचीव करें, तो उसके लिए मैं मेहनत करूंगा, तो ये पॉजिटिव चीज होती है. ठीक है. दैट्स व्हाई बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वैसे आपका. प्रिमिसिव, उन्मुक्त शैली. ठीक है. और इसमें और उदार शैली में बस एक छोटा सा डिफरेंस है, बाकी सब सेम है. वो डिफरेंस याद कर लेना. ठीक है. इन दिस स्टाइल टीचर हैव फ्यू एकेडमिक डिमांड्स. वहां पर क्या था इससे पहली वाली में कि वो चाहता तो था अच्छा, हाई एक्सपेक्टेशन तो थी, बट उसका ऐसा पढ़ाना नहीं था, ना वो कंट्रोल कर पा रहा था. यहां क्या है, डिमांड ही नहीं है. फ्यू एकेडमिक डिमांड्स कि बच्चे, मेरे बच्चे पास हो जाए. टीचर इज अनेबल टू पार्टिसिपेट स्टूडेंट एंड सेल्फ इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. वहां क्या था उदार शैली में, टीचर कोशिश कर रहा था कि मैं खुद से पार्टिसिपेट करूं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में. वो पार्टिसिपेट हो पा रहा था, तो बच्चे नहीं हो पा रहे थे. यहाँ क्या है, ना तो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ना टीचर पार्टिसिपेट कर रहा है. ठीक है. सेल्फ इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. टीचर हैज लेस कंट्रोल ओवर द क्लास एंड इनडिसिप्लिन फाउंड वेरी मच इन क्लास. ठीक है. चलिए, फिफ्थ आता है आपके पास लेजे पेरे, हस्तक्षेपीय कक्षा प्रबंधन शैली. टीचर आस्क द स्टूडेंट गिव फ्रीडम टू डू स्टूडेंट्स टू लर्न टू डू वट एवर चिल्ड्रंस लाइक. इस शैली में अध्यापक बच्चों को खुली छूट देता है कि वो जो चाहें कक्षा में कर सकते हैं. ठीक है. अगर उनको कहीं प्रॉब्लम आती है तो मेरे पास आओ. ठीक है. टीचर इसमें आएगा, बैठ जाएगा, या ज्यादातर बाहर रहता है टीचर इसमें क्लास से. ठीक है. स्कूल के और कोई काम हो गए, अपना ज्यादा लीन रहता है अपनी चीजों में. तो इस तरीके का टीचर बोलेगा कि आप लोग पढ़ लीजिए, आपको कोई दिक्कत आए तो मेरे पास आ जाइए. ठीक है. मतलब इसमें बच्चा खुद पढ़ता है और टीचर के पास प्रॉब्लम लेके जाता है, टीचर उसको सोल्यूशन दे देता है. ना तो इसमें टीचर की कोई हाई एक्सपेक्टेशन होती है बच्चों से. ठीक है. बच्चों को जो करना है उनको फ्री छोड़ दिया जाता है. वट एवर चिल्ड्रंस नीड गाइडेंस देन दे कम टेक गाइडेंस फ्रॉम टीचर. लेस कंट्रोल, लेस इन्वॉल्वमेंट. ठीक है. और छठा है हमारे पास डेमोक्रेटिक, यानी कि इन द स्टाइल टीचर डिसाइडेड टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी विद स्टूडेंट. यानी कि इसमें बच्चों के साथ जो भी पढ़ाया जाएगा या जिस जिस तरीके जो सा टॉपिक आज होगा उसके बारे में पहले डिस्कशन किया जाता है टीचर और बच्चों के द्वारा. ठीक है. तो इसमें पूरा पार्टिसिपेशन होता है बच्चों का और टीचर का डिसाइड करने में. ये स्टाइल ज्यादातर हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है, 11th-12th क्लासेस में. ठीक है. तो ये शायद आपके पास आपके लिए आएगा नहीं ये क्वेश्चन. ठीक है. सर, हाउ टू कीप डिसिप्लिन क्लास इफ देयर विल बी नो पनिशमेंट या पनिशमेंट. एक मिनट, मैं आपका कमेंट देख लेता हूँ प्यारे बच्चे. नो पनिशमेंट. अच्छा, तो मतलब आप जहां पढ़ाते हो आप बच्चों को पीट के रखते हो, हैं बढ़िया गुस्से गुस्से थप्पड़ लात मारते होंगे बच्चों को. दीपिका, आप खुद सोचिए कैसे रख पाएंगे. देखिए, बिना पनिशमेंट के आप बिल्कुल क्लास को डिसिप्लिन में रख सकते हैं. मैं आपको एक बिल्कुल रियल एग्जांपल बताता हूं. इनफैक्ट आप लोग समझते होंगे कि कॉलेज की तो क्लासेस बहुत ही डिसिप्लिन में रहती हैं. ठीक है. अगर टीचर थोड़ा सा भी लीनियंट हो तो कॉलेज की क्लासेस में तो बिल्कुल ही तबाही मच जाती है. तो मेरे एक टीचर थे, उनका स्टाइल इतना बेहतरीन था ना कि मैं फैन हूँ आज भी उनका. ठीक है. और वो पूरे इंडिया के जितने भी संग्रहालय है ना, जितने भी म्यूजियम हैं, उनके प्रेसिडेंट थे उस समय पर. आनंद वर्धन उनका नाम था.
तो वो हमें पता किस तरीके से पढ़ाते थे। वो कभी उन्होंने ना तो वो क्लास में आकर खड़े होते थे सामने ऐसे एक जगह, ना कभी बैठते थे, पता किस तरीके से क्लास में वो घूमते रहते थे। ठीक है, और कोई टॉपिक उन्होंने शुरू करना होता है ना, तो पहले किसी बच्चे को खड़ा कर देते थे, कोई भी चीज पूछने लग जाते थे, क्वेश्चन आस्किंग करते थे बार बार बच्चों से। ठीक है, तो फिर किसी बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछा, ऑब्वियस सी बात है कोई नई चीज आपके सामने आएगी, आपको नहीं आएगी, फिर उसका उत्तर देते थे। ठीक है, फिर उसका उत्तर देते थे, फिर दूसरी चीज पूछते थे, ऐसे पूछ पूछ के बच्चों से पढ़ा देते थे पूरा चीज, फुल एक्सप्रेशन करते थे। कई बार क्लास में थोड़ा एक दो स्टेप भी लगा देते थे, नाचने भी लग जाते थे, और मतलब सारे ब्रह्मांड की इधर उधर की बातों का इस्तेमाल करके वो टीचिंग करते थे। तो जो बच्चे कॉलेज में क्लासेस बंक मारते थे ना, वो भी उनकी क्लास में आके बैठते थे। ठीक है, स्टाइल ही ऐसा था। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते थे, तो क्यों ना वहां पर सेल्फ डिसिप्लिन में भी रहते थे। ठीक है, सो इट्स डिपेंड ऑन टीचर स्टाइल एंड हाउ यू कम्युनिकेट या हाउ यू इंटरेक्ट विद योर स्टूडेंट्स, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, इंटरेक्शन और कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी होता है बच्चों से। बट सर इट्स यूट्यूब टाइम, इसमें स्टूडेंट्स पहले से ही थोड़ा पढ़ लेते हैं और टीचर जबरदस्ती टीज करना शुरू करते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊं, यूट्यूब गूगल, उन पर भी पूरी इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं होती। ठीक है, इसका एक प्राइम एग्जांपल बताता हूं आपको। ठीक है, आप लोग गूगल करिएगा। ठीक है, गूगल करिएगा और लिखिएगा अजंता पेंटिंग्स क्या है। ठीक है, तो विकिपीडिया या बहुत सारे टैलेंटेड लोग लिखेंगे कि वो एक फ्रेस्को पेंटिंग है। क्या है? फ्रेस्को। ठीक है, फ्रेस्को पेंटिंग होती थी, उनको मतलब उनका जो बेस बनाया जाता था ना दीवार पे, उसको ताजा बनाया जाता था। जैसे कि मान लीजिए फ्रेस्को पेंटिंग होती है, जिसको बेस बना उसको उसी दिन कंप्लीट करना होता है। जैसे कि मान लीजिए एक 10 बाई 10 की दीवार है, उस पर मुझे कोई पेंटिंग बनानी है, उस पर कोई फ्रेस्को बनानी है, तो इस फ्रेस्को को अगर मैंने आज उसका बेस बनाया ना, तो आज की आज उसको कंप्लीट करना होगा उस पूरी पेंटिंग को, वो होती है फ्रेस्को। लेकिन अजंता जो म्यूरल्स है, वैसे दीवार की पेंटिंग्स, हर दीवार की पेंटिंग्स को म्यूरल्स बोला जाता है, वो सिर्फ एक म्यूरल ही है, वो फ्रेस्को नहीं है, क्योंकि उसमें जो चित्रकला होती थी ना बच्चों, वो एक दिन में पूरी नहीं होती थी, वो कई कई दिनों तक पूरी होती रहती थी। जैसे कि आज हाथ बना दिया, कल मुंह बना दिया, परसों पैर बना दिए, इस तरीके से, तो वो कभी भी फ्रेस्को नहीं हो सकती। ठीक है, और बहुत और टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ उसको बनने में। ठीक, चलिए अब एनसीएफ पढ़ लेते हैं थोड़ा। उसमें एक और टेक्निक है जो शायद कोई भी आपको गूगल नहीं बताएगा, ना कोई यूट्यूब वीडियो बताएगी। उन पेंटिंग्स को बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक लगी थी। चलें, चलिए, एनसीएफ की फुल फॉर्म होती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है, साइंस वाले में मैंने आपको बताया था, जब साइंस के नेचर के बारे में हमने बात की थी, तो वहां पर भी बार बार आपने देखा होगा एनसीएफ का नाम आ रहा था कि एनसीएफ के क्या काम है, क्या काम है, या एनसीएफ क्या कहता है इसके लिए। एनसीएफ क्या कहता है साइंस टीचिंग के लिए। ठीक है, तो उसी कड़ी में आज हम आगे पढ़ेंगे कि एनसीएफ क्या चीज है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि जो हमारे देश में जिस भी तरीके का करिकुलम पढ़ाया जाएगा, वो उसकी रूपरेखा। ठीक, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है साइंस एंड मैथ, बिल्कुल। कल के नोट्स मैंने अपने अपलोड नहीं किए हैं, आज के साथ अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि एनसीएफ का जो पब्लिकेशन होता है, या एनसीएफ को जो लगभग बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, वो किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, उसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? एनसीईआरटी। किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा। ठीक है, 2005 एनसीएफ से पहले 3 बार एनसीएफ को रिवाइज किया गया था, या 3 बार एनसीएफ को हमारे देश में पेश किया गया था, एक 1975, 1988 और सन 2000। ठीक है, तो 2005 का जो एनसीएफ है, उसकी जो अप्रोच है वो है रचनावादी। रचनावादी का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का मतलब यही होता है कि बच्चों, बच्चा अपने ज्ञान का खुद से निर्माण करे। इसीलिए आपने देखा होगा इस साइंस में लिखा हुआ है कि बच्चा अपनी नॉलेज को खुद से क्रिएट करे। ठीक है, एक सेकंड बच्चों। यशपाल, जी हाँ, यशपाल जी की कमेटी के अंतर्गत ही इसको बनाया गया था। एक मिनट बच्चों।
एक मिनट। ठीक है। नहीं बिगड़ा नहीं है, स्विंग को मैं चेंज कर रहा था क्योंकि डायरेक्ट फेस पर आ रही थी बार बार स्विंग। और अभी नॉर्थ इंडिया में धीरे धीरे मौसम चेंज हो रहा है, तो सुबह हल्का हल्का क्या होता है, फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, तो इसीलिए थोड़ा स्विंग कर रहा था। चलिए, तो एनसीएफ में क्या होता है बच्चों, नॉलेज को क्रिएट करे बच्चा, यानी कि अपनी नॉलेज को स्वयं कंस्ट्रक्ट करे। ये अप्रोच थी हमारे 2005 एनसीएफ की। ठीक है। साथ ही साथ इसमें बताया गया कि हमें रटन मुक्त विद्या यानी कि रोट मेमोराइज लर्निंग नहीं करानी है बच्चों को। ज्यादा से ज्यादा लर्निंग बच्चों को हमें उनके जीवन से जोड़कर करानी है, या उनकी जो बाहरी जीवन है उससे जोड़कर करानी है। ठीक है। और रोट लर्निंग ना हो जिसके कारण बच्चा नॉलेज को खुद से गेन करे, अपनी नॉलेज को खुद क्रिएट करे। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कि एनसीएफ के कार्य क्या क्या है। एनसीएफ के बच्चों तीन कार्य, मुख्य कार्य होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा सिलेबस डिजाइन करना। क्या होता है? सिलेबस डिजाइन करना। सेकंड वर्ड इज टेक्स्ट बुक डिजाइन। क्या होगा सेकंड? टेक्स्ट बुक डिजाइन। और तीसरा होगा टीचर्स प्रैक्टिस या टीचर ट्रेनिंग। ठीक है। तो तीन काम एनसीएफ करता है। सबसे पहला सिलेबस डिजाइन, टेक्स्ट बुक डिजाइन एंड टीचर ट्रेनिंग। याद रखिएगा इन बातों को। ठीक। ये आप लोगों के काम का चीन है, पर मैं फिर भी बता देता हूँ। एनसीएफ 2005 बनने से पहले क्या हुआ बच्चों, 2004 में एक मीटिंग बुलाई गई। ठीक है। जहां पर ये निर्णय लिया गया कि हमें अब अपने एनसीएफ को बदलना है। ठीक है। क्या क्या करना है? वी डिसाइड इन 2004 दैट वी हैव टू रिवाइज आवर एनसीएफ। ओके। सो एनसीईआरटी ने मीटिंग बुलाई थी। एंड देन क्या हुआ, 2005 में आके एनसीएफ पूरा फुली प्रिपेयर्ड हो गया। ठीक है। इन 2005 एनसीएफ वाज डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी। ठीक है। सो द मेन कमिटी या द मेन नेशनल स्टारिंग कमेटी विच लीड बाय यशपाल एंड मिस्टर कृष्ण कुमार। ठीक है। जो हमारी नेशनल स्टारिंग कमेटी थी, जिसको लीड कर रहे थे, जिसके अध्यक्ष थे यशपाल एंड डायरेक्टर थे कृष्ण कुमार, उन्होंने इसको बिल्कुल फुली प्रिपेयर कर दिया था 2005 में। कब प्रिपेयर किया था? 2005 में। ठीक है। जो हमारी नेशनल स्टारिंग कमेटी थी बच्चों, वो थी 35 मेंबर की कमेटी थी। उनमें से ही अध्यक्ष थे और डायरेक्टर थे कौन? कृष्ण कुमार डायरेक्टर थे और अध्यक्ष थे यशपाल। ठीक है। साथ के साथ इस नेशनल स्टारिंग कमेटी के 21 फोकस ग्रुप बनाए थे। कौन बनाए थे? 21 फोकस्ड ग्रुप, जिनका काम था अलग अलग चीजों पर ध्यान केंद्रित करना। अलग अलग चीजों, जैसे कि एक ग्रुप का काम दे दिया हमें कि उसको देखना है कि प्राइमरी लेवल पे ईवीएस में क्या पढ़ाना है। एक ग्रुप को ये काम दे दिया कि हमें हमारा टेक्स्ट बुक डिजाइन जो होगा वो किस तरीके का होगा। एक ग्रुप को काम दे दिया कि साइंस में जो प्रैक्टिकल्स होने चाहिए वो किस किस तरीके के होने चाहिए। ठीक है। तो ये सारे काम दे दिए गए। एंड द मेन स्पिरिट ऑफ एनसीएफ 2005 वाज टेकन फ्रॉम रविंद्रनाथ टैगोर essay civilization and progress. Okay, so the main spirit of NCF 2000 was taken from the essay of Rabindranath Tagore, Civilization and Progress. Okay, and we have to publish our NCF in 22 language. हमारा NCF जो publish होता है बच्चों, वो 22 भाषाओं में publish होता है। ठीक है। ये सब बता रहा हूं मैं ताकि बच्चे पूछते। सो दिस इज द मेन थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ? ठीक है। सो मुख्य प्रिंसिपल क्या है, या किन प्रिंसिपल के आधार पर एनसीएफ बना? ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टफ गाइस, तो यू हैव टू रीड एंड नोट्स दिस प्रिंसिपल्स। तो पहला पॉइंट है कनेक्टिंग नॉलेज विद द लाइफ आउटसाइड स्कूल। जी हाँ, विद्यालय को स्कूल के बाहरी वातावरण से जोड़कर ज्ञान प्रोवाइड कराना, यानी कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना कि वो अपने उनकी बाहरी लाइफ से कनेक्ट करके उसको पढ़ाया जाए। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है डिस्करेज रोट लर्निंग, यानी कि डिस्करेज मेमोराइज लर्निंग। ओके। एंड फॉर हिंदी रटन मुक्त अध्ययन कार्य करवाना, यानी कि आपको बच्चों को रटना नहीं सिखाना है, चीजें समझाना है। ठीक है। स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द थिंग, नॉट मेमोराइज द थिंग। दिस वाज द मेन एम। एंड द थर्ड पॉइंट इज एनरिचिंग द करिकुलम बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित ना रहना चाहिए, बल्कि उससे आगे भी जाना चाहिए। ठीक है। सो करिकुलम बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक से मतलब यही है कि बच्चों सिर्फ और सिर्फ हमें बुक तक सीमित नहीं रखना है बच्चों को, बल्कि और भी चीजें सिखानी है। ठीक है। फॉर इंग्लिश, एनरिच द करिकुलम बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, यानी कि टेक्स्ट बुक से भी आगे पढ़ाना है। आगे टेक्स्ट बुक से आगे पढ़ाने का मतलब ये सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं बना, एनी डिफरेंट चीजें और भी चीजें पढ़ानी है बच्चों को। ठीक है। जैसे कि मॉरल वैल्यूज, वी कैन टीच स्टूडेंट्स मॉरल वैल्यूज। ठीक है। मॉरल वैल्यूज हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है। तो अगर ये सारी चीज हम बच्चों को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे,
ठीक है, क्या समझ नहीं आया आदित्य कुमार, बताइए। थर्ड पॉइंट बताइए, क्या समझ नहीं आया? अरे समझ नहीं आ रहा, ये तो समझा दिया, ये तो बताओ क्या समझ नहीं आया। हाँ हो गया बच्चे। देखिए बच्चों, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ठीक है, प्राइमरी क्लासेस में मोर देन हाफ ऑफ क्लासेस रोट लर्निंग, वो वहां पर नीड होती है ना बच्चे, और आप और प्राइमरी क्लासेस में तो सबसे ज्यादा एक्टिविटी करा के काम कराया जाता है। ठीक है? चलिए मैं बताता हूँ, सीधी सीधी भाषा में, इजी भाषा में बताता हूँ कि एनसीएफ भारत में जो भी करिकुलम होता है उसको डिसाइड करता है। ठीक है, इसके तीन काम होते हैं, आप वो चीज छोड़ दीजिए, कब बना क्या बना वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, एनसीएफ जो उसके जो मेन काम होते हैं वो होते हैं, वो टेक्स्ट बुक डिजाइन करता है, करिकुलम डिजाइन करता है कि स्कूल में किस तरीके का करिकुलम होना चाहिए, और टीचिंग प्रैक्टिस डिसाइड करता है। और जो हमारा 2005 का एनसीएफ था वो आज भी हमारे स्कूल में लागू है, उसी के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो उसकी जो क्या कहते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल्स है उनके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। ठीक, एनसीएफ जो अब हम हमारा करिकुलम है वो किस तरीके का करिकुलम है उसके प्रिंसिपल को ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा करिकुलम है वो ये कहता है कि हमारी जो बुक्स होंगी या हमारा जो टीचिंग स्टाइल होगा या हमारा जो सिलेबस होगा वो कैसा होगा, वो कनेक्टिंग नॉलेज विद द लाइफ आउटसाइड स्कूल। ठीक है, उसमें विद्यालय में जो भी पढ़ाया जाएगा वो सिर्फ स्कूल तक सीमित चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी, बल्कि क्या पढ़ाया जाएगा, आसपास की चीजें भी पढ़ाई जाएंगी, यानी कि आपके जीवन से जुड़ी हुई चीजें पढ़ाई जाएंगी। आप साइंस में देखते हो ज्यादातर जो प्रैक्टिकल्स होते हैं या छोटी क्लासेस में जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल दिखाए जाते हैं बुक्स के अंदर, वो उनके रियल लाइफ एग्जाम्पल से दिखाए जाते हैं। तो वो क्या है, वो एक यही एग्जाम्पल है उसका पूरा। सेकंड पॉइंट है डिस्करेज रोट लर्निंग। अगर ये बात भी समझ नहीं आई ना तो आई थिंक और तो कोई समझा ही नहीं सकता। इससे इजी, रोट लर्निंग का क्या मतलब होता है? रोट लर्निंग का मतलब बच्चों होता है कि बच्चों को रटना नहीं है, चीजों को समझाना है। ठीक है, बच्चों को रटवाना नहीं है, चीजों को समझाना है। ठीक है, और बच्चों को अगर आप समझाओगे तो वो अपनी नॉलेज को खुद से क्रिएट, और इसकी एक अप्रोच थी ना, कंस्ट्रक्ट बेस्ड अप्रोच, मैंने यहां पर दिखाया था कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, तो वो क्या था, ये अप्रोच है 2005 के एनसीएफ की, यानी कि बच्चा अपनी नॉलेज को खुद से क्रिएट करे, यानी कि करके सीखे। ठीक है, अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करे। शिक्षा बिना बोझ का भी मतलब बताऊंगा। ठीक है, सो एक तो ये हो गया कि बच्चों को रटाना नहीं है, बच्चों को समझाना है। एंड द थर्ड पॉइंट इज एनरिचिंग द करिकुलम बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। एनरिचिंग द करिकुलम बियॉन्ड टेक्स्ट बुक से मतलब है सिर्फ हमें अपना जो करिकुलम है उसको किताबों तक सीमित नहीं रखना। ठीक है, सिर्फ पुस्तकों तक सीमित नहीं रखना, बल्कि और भी चीजें बच्चे को करानी है करिकुलम में। इसीलिए वहां पर आप देखते होंगे स्कूल में को स्कूलास्टिक और को करिकुलम एक्टिविटीज आप देखते होंगे, जहां पर जैसे आर्ट वर्क होगा, म्यूजिक होगा, डांस होगा। ठीक है, ये क्या करते हैं, ऐसी चीजें बच्चों को चौमुखी विकास प्रोवाइड कराते हैं। देखिए, अगर आपने एजुकेशन ली, सब्जेक्ट से ली, तो आपको ज्ञान मिला, आपको नॉलेज मिली, और साथ के साथ आप स्पोर्ट्स कर रहे हो, डांस कर रहे हो, तो आपका फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है, आप अपनी बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर पा रहे हो। तो पढ़ाने में और स्कूल्स में एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। होलिस्टिक का मतलब होती है ऑल अराउंड डेवलपमेंट की अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, एग्जामिनेशन शुड बी फ्लेक्सिबल एंड बेस्ड ऑन क्लासरूम एक्टिविटी। अब ये भी कहोगे आप सर ये भी समझ नहीं आया, क्योंकि ये इतने बिल्कुल सिंपल लाइन में मैंने लिख दिया है। कहते हैं कि एग्जाम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सिर्फ रिटन एग्जाम नहीं लेना है। ठीक है, बच्चों से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछने हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन भी पूछने हैं। फ्लेक्सिबल हो गया, दो टाइप हो गए। और आपको क्लासरूम बेस्ड एग्जाम होना चाहिए। क्लासरूम बेस्ड एग्जाम से मतलब ये है बच्चों का रोज रोज किसी ना किसी रूप में टेस्ट लेना चाहिए, ताकि ताकि आप उनको ठीक कर सको। ये वही बात होगी डायग्नोस और रेमेडी वाली। जैसे कि बच्चों से खड़ा होकर ओरल टेस्ट पूछ लिया। ठीक है, रिटन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और एक्टिविटी बेस्ड टेस्ट भी होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, कई बार एक्टिविटी बेस्ड टेस्ट भी होना चाहिए। ठीक, जैसे मैंने क्लासरूम में एक एक्टिविटी कराई, इंग्लिश का मैं टीचर हूँ, क्या देखते हैं, डिबेट कंपटीशन करा दिया मैंने। ठीक है, या फिर मैंने कोई भी स्पीच कंपटीशन करा दिया बच्चों के बीच। तो वो एक एक्टिविटी हो गई, और वहां पर मैंने देखा कि कुछ बच्चे बहुत अच्छा स्पीच कर रहे हैं, तो मैं उनको रिकॉर्ड कर लूंगा या उनको एक अच्छा एप्रिसिएशन दूंगा। वो भी कहीं ना कहीं स्पीच बोलना क्या है, कहीं ना कहीं एक अच्छा साइन है किसी बच्चे के लिए टैलेंट है। ठीक है, नहीं वो इसमें नहीं है, वो फिर आरटी एक्ट में है। और स्कूल में बच्चा आके खुश हो, एंजॉय करे, बर्डन फील ना करे। और फिफ्थ पॉइंट है नरिचिंग एंड डेवलपमेंट स्टूडेंट इन सच अ वे दैट दे बिकम्स अ ट्रू एंड डेडिकेटेड सिटीजन ऑफ कंट्री वैल्यूज ऑफ सोशल वैल्यूज, देश को समर्पित नागरिक बने। यानी कि हमें इस तरीके से बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है, इस तरीके से उनका डेवलपमेंट करना है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनका चौमुखी विकास हो, यानी कि ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो। और दूसरा, साथ के साथ उनमें नॉलेज प्लस मॉरल वैल्यूज हो, ताकि इन फ्यूचर में जाके वो देश को समर्पित एक अच्छे नागरिक बन सके। ठीक है, अब एनसीएफ क्या कहता है, एनसीएफ क्या कहता है मतलब एनसीएफ क्या बोलता है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए
क्या अपॉर्चुनिटी है या स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में एनसीएफ क्या बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज लर्निंग विदाउट बर्डन। बहुत बच्चे इस चीज के बारे में बात कर रहे थे कि लर्निंग विदाउट बर्डन बताओ सर, लर्निंग विदाउट बर्डन बताओ। इसमें दो बातें आती हैं। ठीक है, एक तो ये कि बच्चा जब स्कूल में आके लर्न करे ना, उसको पढ़ाई बोझ ना लगे। ठीक है, उसको पढ़ाई बोझ ना लगे, इंजॉय करे अपनी स्टडी को। और सेकंड थिंग जो इसमें देखने को मिलती है कि आप देखते हो कि पहले बच्चों के बैग्स में बहुत ज्यादा क्या होती थी, किताबें होती थी अलग अलग सब्जेक्ट की, तो बैग बहुत भारी हो जाता था। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने देखा बच्चों के बचपन में ही कंधे ऐसे झुकने लग गए। ठीक है, तो ज्यादा बोझ ना हो, तो दोनों ही मतलब इसके हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा जो माना गया ये लर्निंग विदाउट बर्डन में, वो यही माना गया कि बच्चे एंजॉय करें, किसी चीज को बोझ मान के ना पड़े, पढ़ाई को बोझ ना माने। ठीक है, सेकंड इज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। देखिए इसके बारे में हम बहुत पढ़ते हैं, तो ये सबसे पहले कहां से आया चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? कम्स फ्रॉम एनसीएफ 2005। ओके, तो याद रखिएगा सबसे पहले चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहां से आया, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, बच्चे के हिसाब से आपको पढ़ाना है, ना कि टीचर अपने हिसाब से पढ़ाएगा। ठीक है, एंड द थर्ड थिंग इज इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक, समावेशी शिक्षा। और फोर्थ पॉइंट है 14 वर्ष तक 100% एनरोलमेंट, यानी कि जिस बच्चे ने एडमिशन फर्स्ट क्लास में लिया है, 6 साल की उम्र में लिया है एडमिशन स्कूल्स में, उसको पूरा का पूरा, पूरा का पूरा क्या, 14 वर्ष तक 100% एनरोलमेंट रहना चाहिए। बिल्कुल बोला गया है कोठारी कमीशन में, लेकिन इसमें भी बोला गया है, अब आगे जो आएगा उसमें भी बोलेंगे। ऐसे तो आरटी एक्ट में भी बोला गया कि इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, बोला तो 2005 में एनसीएफ में गया था, लेकिन असली शुरुआत कब से हुई इंक्लूसिव एजुकेशन की? 2009 के बाद से। ठीक है, और असली ठोस कदम कब उठा इंक्लूसिव एजुकेशन में? अभी 2000 क्या कहते हैं 16 के बाद में, जब हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेशन का टीचर परमानेंट हो गया। नहीं तो पहले एक स्पेशल एजुकेटर टीचर क्या होता था, घुमक्कड़ टीचर होता था। ठीक है, घुमक्कड़ टीचर से मतलब होता है बच्चे, एक टीचर के पास में कम से कम 10 स्कूल होते थे। तो बोला तो पता नहीं क्या क्या जाता है, लेकिन असल में जो चीजें इन्फोर्स्ड होती हैं या असल में जो चीजें कराई जाती हैं, वो बहुत लेट कराई जाती हैं। ठीक है, और मैं तो कह रहा हूँ एक टीचर भी कम होता है स्कूल में, स्पेशल का एक टीचर भी कम होता है कई बार। हाउ टू एनकरेज अ शाई स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशन। शर्माते हुए बच्चे को आप किस तरीके से, पहले तो देखना पड़ेगा कि बच्चे बच्चे का बिहेवियर कैसा है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि शाही बच्चा क्लास के डिस्कशन में पार्टिसिपेट ना करे, करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले उनको मोटिवेट करना होता है। अब मोटिवेट आप उनको किस तरीके से करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। मेरा नाम है मोहित शेरावत, और मैं आप लोगों को कहीं नहीं मिलूंगा, ना यूट्यूब पे, ना इंस्टाग्राम, ना फेसबुक। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ चलाता ही नहीं हूँ, ये चलाते वक्त टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, चलिए, तो हमारे इसी एनसीएफ में एजुकेशन के थ्री पिलर्स के बारे में भी डिस्कशन हुआ है। तो पी नायक एक साहब हैं, इन्होंने इसमें लिखा था कि एजुकेशन के 3 पिलर हैं। ठीक है, पहला इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब होता है कि हर बच्चे को समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, क्या मिलना चाहिए? हर बच्चे को समान, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एंड द सेकंड वन इज क्वांटिटी, यानी कि जो आपको पढ़ाया जाए वो सफिशिएंट क्वांटिटी होनी चाहिए आपकी एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, कम भी नहीं पढ़ाना, ज्यादा भी नहीं पढ़ाना, तो क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट करती है। एंड द थर्ड वन इज क्वालिटी, जो भी आपको चीजें दी जाएंगी या जो भी पढ़ाई जाएंगी उसकी क्वालिटी क्या है। क्वालिटी इन द सेंस सही चीजें पढ़ाई जा रही हैं, फैक्ट बेस्ड लर्निंग कराई जा रही हैं। ठीक है, इसीलिए क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, अब स्टूडेंट्स के लिए आपने देख लिया कि इक्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। बर्डन फ्री होना चाहिए, रोट मेमोरी को डिस्करेज कर किया जा रहा है। ठीक, और क्या था, हाँ, रिटेन करना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है। टीचर्स के लिए क्या कह रहा है? टीचर्स के लिए बोलता है कि एक टीचर फैसिलिटेटर होना चाहिए क्लास में, डिक्टेटर नहीं। ठीक है, अब फैसिलिटेटर का मतलब होता है बच्चों कि फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा हूं, ना कि आपके ऊपर शासन कर रहा हूं। ठीक है, आपको कहीं भी डाउट होता है तो मैं उसको समझाता हूँ, आप मुझसे कुछ भी पूछोगे तो मुझे उसको बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि दैट्स माय कर्तव्य है, या ये मेरा एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, कर्तव्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ एक बार जल्दी से। ड्यूटी, हाँ, वो मेरी एक ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है। ठीक है, तो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के हिसाब से पढ़ाना है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच के हिसाब से नहीं पढ़ाना है। टीचर को ट्रेनिंग लेनी है टाइम टू टाइम। ठीक है, चाहे वो न्यू टेक्निक्स की हो पढ़ाने की, या नई एड के हिसाब से पढ़ाया जाए। अब टीचर के लिए क्या होगा, टीचर के लिए दो चीजें, सबसे पहली बात टीचर को बच्चे के हिसाब से पढ़ाना है, एंड सेकंड चीज टीचर को क्या करना है, समय समय पर ट्रेनिंग लेनी, अप टू डेट रहना है, ताकि बच्चों को वो सही पढ़ा सके।
थर्ड चीज है कि स्कूल के लिए क्या कहता है, यानी कि स्कूल कैसा होना चाहिए एनसीएफ के हिसाब से, हमारे करिकुलम के हिसाब से स्कूल कैसा होना चाहिए। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी कि स्कूल का जो एटमॉस्फेयर हो फ्रेंडली हो। ठीक है, बच्चा आकर वहां खुश हो, बच्चा वहां पर आकर एंजॉय करे। ठीक है, सो एंजॉय करे उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, उसके लिए प्ले ग्राउंड होना चाहिए, उसके लिए लाइब्रेरी होनी चाहिए, प्रॉपर डेस्क होने चाहिए, प्रॉपर क्लास में वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर बच्चों को देखने को मिलेगी तो बच्चा थोड़ा सा खुश होगा। ठीक है, अभी यादव आप जानते हैं उनको? जल्दी कमेंट करके बताइए, बिकॉज ही वॉज अ सुपर्ब टीचर। गेम्स मटेरियल बिल्कुल। हाँ, सुबह सुबह पता चला बच्चों, रतन टाटा जी की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, तो स्कूल के एटमॉस्फेयर के लिए क्या कह रहा है उसके बारे में पता चल गया। अब बात आती है कि प्रिंसिपल और मैनेजमेंट बॉडी का क्या रूल है। ठीक है, प्रिंसिपल और मैनेजमेंट बॉडी का क्या रूल है। सबसे पहली बात, जो भी आप स्कूल से रिलेटेड प्लान करें वो प्रॉपरली प्लान हो, प्रॉपरली उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए और उसको मॉनिटरिंग की जाए। जैसे कि एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैनेजमेंट बॉडी ने ये फैसला लिया कि इस बार हम अपने स्कूल में गर्ल सेफ्टी का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराएंगे। ठीक है, और लगातार 10 दिन तक हम ऐसे ट्रेनर्स को बुलाएंगे जो गर्ल सेफ्टी को या गर्ल्स को सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी के लिए ट्रेन करें। ठीक है, तो ये हमने प्लान किया, हमने प्लान तो कर लिया, अब उसको एग्जीक्यूशन करना। एग्जीक्यूशन के लिए हमने प्रॉपर बाहर से ट्रेनर बुलाए और एक टाइमिंग रखी कि इस समय 1 घंटे तक वो गर्ल्स को ट्रेन करें। ठीक है, अब प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही है। तो उसके साथ साथ जब मैनेजमेंट बॉडी या प्रिंसिपल वहां पर उसको मॉनिटर करेगा या उसको देखेगा तो वो हो जाएगा क्या, प्रॉपर मॉनिटरिंग, कैसे हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, टीचर ट्रेनर टाइम पे आया नहीं हुआ, योगा क्लासेस बिल्कुल। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब आप कहोगे कि कम्युनिटी का क्या काम होता है हमारे करिकुलम में। जी हाँ, तो एनसीएफ के आधार पर कम्युनिटी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हमारे जो आसपास आदर्श लोग हैं ना या अच्छे लोग हैं जिन्होंने हमारे समाज के लिए कुछ किया, ऐसे लोगों को स्कूल में बुलाया जाए और मोटिवेशन दिया। ये पढ़ाने का मतलब इसलिए था क्योंकि ये जो लास्ट स्टेप है ना, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, यहाँ से हमेशा भी क्वेश्चन आया है लगातार 3 प्रीवियस ईयर्स में। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लागू किसने किया है, एनसीएफ ने किया है। ठीक है, एनसीएफ के अकॉर्डिंग हम ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पढ़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ। एनसीएफ 2005 ने कहा कि हर बच्चे को कम से कम 3 लैंग्वेज आनी चाहिए। कितनी लैंग्वेज आनी चाहिए, 3 लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला, सबसे पहला बच्चों, एक तो पहला पॉइंट लिखिएगा, वहां पर लिखा भी हुआ है कि हमें बच्चों को जो पढ़ाना है ना, या बच्चों का जो मीडियम इंस्ट्रक्शन रखना है वो मदर टंग रखना है। ये बात याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार क्वेश्चन आया है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लिख दिया है कि हमने जो पढ़ाना है ना वो बच्चों को मदर टंग में पढ़ाना है। ठीक है, किस में पढ़ाना है, मदर टंग में पढ़ाना है। और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होता है। सपोज करिए एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट नंबर 1 और स्टूडेंट 2। ठीक है, एक स्टूडेंट 1 है और एक स्टूडेंट 2 है। इसकी फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है? ठीक है, इसकी L1 क्या है, मान लीजिए हिंदी है। ठीक है, इसकी लैंग्वेज फर्स्ट क्या है, इंग्लिश है, या मतलब समझ लीजिए पंजाबी है। ठीक है, ये इनकी क्या होगी, ये दोनों क्या है, इनकी मदर लैंग्वेज है। ठीक है, क्या है, इनकी मदर लैंग्वेज भी है। ठीक है, इन दोनों की ये। ठीक, यहां से हमेशा क्वेश्चन आता है बच्चे, इसलिए मैंने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला। ठीक है, लोकल लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज कुछ भी बोलो, लोकल लैंग्वेज भी लिख देता हूँ। ठीक है, इन दोनों की ये लोकल लैंग्वेज होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, लैंग्वेज फर्स्ट जिसको बोलते हैं, या फर्स्ट लैंग्वेज भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक, अब जैसे कि इसकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी थी तो इसकी सेकंड लैंग्वेज क्या होगी, इंग्लिश इसने पढ़ ली स्कूल में क्योंकि ये दो तो पढ़ाई जाती है। और इसके बाद इसको इंडिया की कोई सी मॉडर्न लैंग्वेज या फॉरेन मॉडर्न लैंग्वेज भी ये एज अ थर्ड लैंग्वेज पढ़ सकता है। जैसे कि इसने थर्ड लैंग्वेज पढ़ी बंगाली, कन्नड़, ठीक है, फ्रेंच। ठीक है, तो इसके लिए सेकंड लैंग्वेज क्या होगी, हिंदी, और थर्ड लैंग्वेज इसके लिए क्या हो सकती है, इंग्लिश। तो दिस इज कॉल्ड 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, यानी कि एक बच्चे को 3 लैंग्वेज आनी चाहिए। चलिए, आज का समय हो गया बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से अब काफी दिनों बाद, क्योंकि आज लास्ट क्लास थी। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार आप सभी को।